गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के सेकंड लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग सेकंड लेक्चर, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में जो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के बारे में हम लोगों ने जो जानकारी इकट्ठी की थी उसको एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो हमने जाना था कि क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में क्वांटिटेटिव ट्रेट्स को पढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट है एज ए ब्रीडर, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। फिर हमने जाना था कि ट्रेड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, एक होता है क्वालिटेटिव ट्रेड्स और एक होता है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। क्वालिटेटिव ट्रेड्स को हम लोग सिंपल ट्रेड्स भी कहते हैं और क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स ट्रेड भी कहते हैं। हमने इन दोनों तरह के जो ट्रेड्स हैं उसके बारे में जाना था, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था, और हमने ये भी जाना था कि जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होते हैं वो ब्रीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को समझने के लिए हम लोग सिंपल जो टूल्स हैं, जो मेंडेलियन टेक्निक्स हैं, उसको हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग जो बायोमेडिकल टेक्निक्स हैं जो कि क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में लोग पढ़ेंगे उसका यूज करके हम लोग फिर क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को समझते हैं। तो क्वांटिटेटिव ट्रेड को समझना थोड़ा कठिन होता है एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ट्रेड, ये हमने जाना था। क्यों कठिन होता है वो भी हमने समझा था। तो चलिए, और उसके बाद हमने ये जाना था कि क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की स्टडी कौन कौन से प्रोफेशन के लोग करते हैं, किस किस डोमेन के लोग करते हैं। हमने जाना था कि इसकी स्टडी प्लांट और एनिमल ब्रीडर करते हैं ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रेड को समझने के लिए। कोई भी ट्रेड जीन से गवर्न होता है और जीन जो ट्रेड है वो कॉम्प्लेक्स ट्रेड भी हो सकते हैं, जैसे कि यील्ड। और मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड जो कॉम्प्लेक्स ट्रेड्स होते हैं वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केस में। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स को पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट भी पढ़ते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी पढ़ते हैं, मेडिकल जेनेटिसिस्ट भी पढ़ते हैं, और कोई भी प्रोफेशन के लोग पढ़ सकते हैं, खासकर अगर उन्हें कोई इम्प्रूवमेंट करना हो ट्रेड्स में, ठीक है। और हमने ये भी जाना था कि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन जाननी होती है। अगर मैं कहूँ कि आप एक ब्रीडर हो, प्लांट ब्रीडर हो, साइंटिस्ट हो, तो आप एक किसी भी ट्रेड्स जो कॉम्प्लेक्स ट्रेड है, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स है, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो ताकि उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप कोई डिसीजन ले सको ब्रीडिंग में। यानी कि कौन सा ब्रीडिंग मेथड यूज करना है, ये ट्रेड कैसा है, जेनेटिकली इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इन सारे डिसीजन को लेने के लिए हमें क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को समझना होता है, ठीक है। तो हमने वही जाना था कि हमें वो इन्फॉर्मेशन कैसे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए एज ए ब्रीडर, एज ए साइंटिस्ट किसी भी क्वांटिटेटिव ट्रेड्स में, ठीक है। तो हमने वो जाना था क्या क्या चाहिए, कि वो कोई क्वांटिटेटिव ट्रेड इनहेरिटेड होता है कि नहीं, उसमें कितना जेनेटिक कंपोनेंट होता है, कितना एनवायरमेंटल कंपोनेंट है। फिर अगर जेनेटिक कंपोनेंट है तो वो एडिटिव, डोमिनेंस और एपिस्टेटिस में हम लोग कैसे उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि टोटल जेनेटिक वेरिएशन में कितना एडिटिव वेरिएशन है, कितना डोमिनेंस है, कितना एपिस्टेटिस की वजह से वेरिएशन है। फिर हमने एपिस्टेसिस को भी 3 भाग में डिवाइड किया था, एडिटिव इंटू एडिटिव की वजह से कितना है, एडिटिव इंटू डोमिनेंस की वजह से कितना है, डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस की वजह से कितना है। फिर हमने इन तीनों जो एडिटिव इंटू एडिटिव, एडिटिव इंटू डोमिनेंस और डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस, इन तीनों के बारे में जाना था कि वो होते क्या है, ठीक है। फिर हमने जाना था कि 2 तरह के वेरिएशन होते हैं, एक फिक्सेबल वेरिएशन होता है और एक नॉन फिक्सेबल वेरिएशन होता है। तो फिक्सेबल वेरिएशन वो वेरिएशन होते हैं जो कि फिक्स किए जा सकते हैं फर्दर जनरेशन में, लेकिन जो नॉन फिक्सेबल वेरिएशन होता है उसको फिक्स नहीं किया जा सकता, उस वेरिएशन का यूज हम लोग आसानी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिक्सेबल वेरिएशन जो एडिटिव वेरिएशन होता है और एडिटिव इंटू एडिटिव वेरिएशन होता है वो फिक्सेबल वेरिएशन होता है, और नॉन फिक्सेबल वेरिएशन डोमिनेंस और एडिटिव इंटू डोमिनेंस और डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस, ये 3 टाइप के जो वेरिएशन होते हैं वो नॉन फिक्सेबल होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जानकारी इकट्ठा की थी पिछले लेक्चर में, और हमने थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी जाना था। क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को समझने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैसे उसको समझा, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए थ्रू आउट टाइम, उसको हमने समझा। तो मेंडेलियन ग्रुप और गाल्टेनियन ग्रुप में क्या डिफरेंसेस थे क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को लेके, वो भी हमने जाना, ठीक है।
फिर जॉनसन आए, उन्होंने प्योर लाइन थ्योरी दी, उन्होंने बोला कि जो ट्रेट होते हैं उस पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है। फिर निल्सन एहले भी आए, निल्सन एहले आए, उन्होंने मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस दिया, ठीक है। और इन्होंने क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को समझने और उसको पढ़ने का एक नया तरीका दिया, ठीक है। फिर आर फिशर आए, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स और जेनेटिक्स को मिक्स किया, जिसके वजह से हम लोग क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। आप जब क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स को पढ़ेंगे तो कोई भी टेक्निक पढ़ेंगे उसमें स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग होता है। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि आर फिशर ने उसको कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो चलिए, फिर हमने ये भी जाना था कि जो बायोमेट्रिकल टेक्निक्स, हमने ये जाना था सबसे पहले कि हमें एज ए ब्रीडर क्या इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के बारे में। अब वो इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे करेंगे, उसके लिए हमें बहुत सारे बायोमेट्रिकल टेक्निक्स हैं हमारे पास, अलग अलग इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, अलग अलग इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको जानने के लिए, उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग बायोमेट्रिकल टेक्निक हैं। उसका उपयोग करके हम लोग उसको समझते हैं। तो उसी में है कि देखिए, असेसमेंट ऑफ पॉलीजेनिक वेरिएबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ यील्ड रिलेटेड कंपोनेंट टू सेलेक्ट इलीट लाइन। अगर आपको इलीट लाइन सेलेक्ट करना है तो यील्ड रिलेटेड कंपोनेंट को कैसे जानेंगे। कंबाइनिंग एबिलिटी को समझने के लिए क्या क्या डिजाइंस या यू कैन से क्या क्या आपके पास बायोमेट्रिकल टेक्निक्स हैं। जीन एक्शन को समझने के लिए क्या क्या हैं। वेराइटल एडेप्टेशन को समझने के लिए क्या क्या आपके पास मेथोडोलॉजी है, बायोमेट्रिकल टेक्निक्स हैं। इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना था। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि इन सारे जो टेक्निक्स हैं उसको वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके उन सारे टेक्निक्स को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था ना, असेसमेंट ऑफ पॉलीजेनिक वेरिएबिलिटी, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला है असेसमेंट ऑफ पॉलीजेनिक वेरिएबिलिटी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं, फिर आगे अगले लेक्चर में दूसरे चीज़ों को भी पढ़ेंगे। असेसमेंट ऑफ पॉलीजेनिक वेरिएबिलिटी में ये जितनी भी टेक्निक्स हैं इसको पढ़ने के लिए हमें कम से कम 3-4 लेक्चर लगेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2, क्या आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ पॉलीजेनिक वेरिएबिलिटी, ठीक है। अब आप समझिए पॉलीजेनिक वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है। हमने क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के बारे में जाना था, वो बहुत सारे जीन से मिलकर गवर्न होती हैं। तो जब बहुत सारे जीन से मिलकर गवर्न होती है तो उसी को हम लोग पॉलीजेनिक वेरिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो उसके असेसमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, तो समझिए। एज ए ब्रीडर को हमेशा वेरिएबिलिटी चाहिए होता है सिलेक्शन करने के लिए, समझे। फॉर सिलेक्शन वी नीड हाई वेरिएबिलिटी, ठीक है। क्यों हाई वेरिएबिलिटी चाहिए? इन ब्रीडिंग मटेरियल, ठीक है। आपको ब्रीडिंग मटेरियल में हाई वेरिएबिलिटी क्यों चाहिए भाई? मैं आपसे सवाल करता हूं कि ब्रीडिंग मटेरियल में हाई वेरिएबिलिटी सिलेक्शन के लिए क्यों बेहतर होता है और चाहिए क्यों? एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आपके क्लास में लेट सपोज मुझे ये चुनना है कि किसका मार्क्स अच्छे स्टूडेंट को, यानी कि अच्छे आईक्यू वाले स्टूडेंट को चुनना है। तुम अगर आपके क्लास में सारे लोग टॉपर होंगे, यानी सबका मार्क्स 95 प्लस ही आता है,
तब भी हम नहीं चुन पाएंगे, और सबका मार्क्स 30 से कम आता है तब भी हम नहीं चुन पाएंगे। कहने का मेरा मतलब है कि आप तभी सिलेक्शन कर सकते हो जब आपके पास वेरिएबिलिटी हो। बेहतर सिलेक्शन करने की चांसेस तभी होते हैं। तो आप बेहतरीन सिलेक्शन करने के लिए आपके पास बेहतर वेरिएबिलिटी यानी कि ज़्यादा वेरिएबिलिटी हो, यानी कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हो जिनका मार्क्स 100 हो, 99 हो, किसी बच्चे का 50 हो, 30 हो, 40 हो, ऐसे वेरिएशन आपको अगर दिखेंगे क्लासेस में, तो आप उस वेरिएशन में से बेस्ट स्टूडेंट को आप उस वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसी तरीके से हमारे पास ब्रीडिंग मटेरियल में होता है। मान लो आपके पास एक ब्रीडिंग मटेरियल है, उसके अंदर कुछ लाइन्स ऐसे हैं जिसका यील्ड बहुत ज़्यादा है, कुछ लाइन ऐसे हैं जिसका डिजीज रेसिस्टेंस है, कुछ लाइन ऐसे हैं जिसमें आपको ग्रेन क्वालिटी अच्छा है, किसी लाइन्स में किसी प्लांट में आपके पास ग्रेन लेंथ अच्छा है। तो आप इन सारे का सिलेक्शन करके फिर इनका क्रॉसेस करके इन ट्रेड्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो हमें ब्रीडर्स को अगर वेरिएबिलिटी बहुत प्यारा होता है, ठीक है, तो वेरिएशन हमें चाहिए, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द सिलेक्शन एफिशिएंसी mainly depends upon the amount of variability present in the ब्रीडिंग पॉपुलेशन। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया उसी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया, बस यही है। अब देखो कि अगर आपके ब्रीडिंग मटेरियल में वेरिएशन है, वेरिएबिलिटी है, किसी का हाइट अच्छा है, किसी का यील्ड अच्छा है, किसी का ग्रेन अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, अगर आपके जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन है, ब्रीडिंग मटेरियल है, उसमें वेरिएबिलिटी अच्छी है, तो आप जांचोगे कैसे इस वेरिएबिलिटी को? आप एस्टिमेट कैसे करोगे कि किस लाइन में ज़्यादा अच्छा वेरिएशन, मतलब किस लाइन में कौन सा ट्रेड के लिए अच्छी कौन सा ट्रेड के लिए कौन सा लाइन अच्छा है, यानी कि उस वेरिएबिलिटी को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, एस्टिमेट कैसे करोगे? तो उसी एस्टिमेशन टेक्निक्स को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, द वेरिएबिलिटी present in breeding population can be assessed in following 3 ways. ये तीन तरीके हैं जिसका उपयोग करके हम लोग ब्रीडिंग मटेरियल्स की वेरिएबिलिटी को एसेस कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहला है यूजिंग सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी जो सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है उस स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज करके, उस बायोमेट्रिकल टेक्निक को यूज करके हम लोग ब्रीडिंग मटेरियल में से जो ब्रीडिंग मटेरियल की वेरिएबिलिटी को एसेस कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अब ये क्या क्या है उस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है, बाय एस्टिमेटिंग various component of variation, कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन ड्यू टू जीनोटाइप, वेरिएशन ड्यू टू फिनोटाइप, वेरिएशन ड्यू टू ऐसे कर सकते हो आप कि फिनोटाइपिक वेरिएशन, जीनोटाइपिक वेरिएशन, एनवायरमेंटल वेरिएशन, यानी कि पूरी जो टोटल वेरिएशन है उसको अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ना,
इसी को इसके जो वेरियस टेक्निक्स हैं, उसके जो बायोमेट्रिकल टेक्निक्स हैं उसको समझेंगे। सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्या क्या हो सकता है, जैसे कि ये सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी जो है, ये जैसे रेंज है, रेंज से आप समझ सकते हैं, आप स्टैंडर्ड डिवीजन से समझ सकते हैं, वेरिएंस निकाल के समझ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक जो सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है वो ये है। अगर आप थोड़ा एडवांस जाए तो अगर उसके अंदर और डीप डाइव करना है तो एनोवा है, एनोवा के बाद आप उसमें कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं, अलग अलग कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं वो हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी एनालिसिस। आप जेनेटिक डाइवर्सिटी एनालिसिस करके भी आप समझ सकते हैं कि ब्रीडिंग मटेरियल में क्या क्या वेरिएबिलिटी है। तो चलिए पहले समझते हैं सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होता है। क्या लगता है क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले आप समझो, जैसे रेंज हो सकता है। आप सब जानते हो रेंज क्या होता है। वेरिएंस हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो सकता है, स्टैंडर्ड एरर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब हैं सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। और मुझे ये उम्मीद है कि अगर आप मास्टर्स या ग्रेजुएशन कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो आपको इन सारी चीज़ों का ओवरऑल आइडिया होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या मतलब है। नहीं भी है आप ले लो आइडिया, नहीं तो मैं अभी इस लेक्चर में ही बेसिक आइडिया आपको इन सब चीज़ों का दे दूंगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन, यही है ना। अब कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या टेक्निक है, बायोमेट्रिकल टेक्निक है। जैसे अगर देखो आप तो पहला है डाई एलील, दूसरा है पार्शियल डाई एलील, तीसरा है लाइन टू टेस्टर, चौथा है बाइपेरेंटल मैटिंग डिजाइन, और मैं इन सबको एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है। पांचवा है ट्रिपल टेस्ट क्रॉस, छठा है ट्राई एलील। और हम ये सब सारे अलग अलग टेक्निक हैं, बायोमेट्रिकल टेक्निक हैं। ये काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर होने वाला है एक एक, तो उनको समझेंगे हम लोग। सातवां है क्वाड्रेलिल टेक्निक, आठवां है जनरेशन मीन एनालिसिस, ओके। चलिए अगर ये पहला देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये चार टेक्निक जो ऊपर वाले हैं ना, ये चार ऊपर वाले टेक्निक से क्या क्या पता लगता है हमें? इनसे हमें पता लगता है
ये टेक्निक हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं? दीज टेक्निक गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एडिटिव एंड डोमिनेंस वेरिएंस ओनली। कहने का मतलब ये है कि अपने पास मान लो डाटा है, आपने अपने पास जो जीनोटाइप्स हैं उसका हम लोगों ने एनोवा किया, उसको किसी एक डिज़ाइन में लगाया, एनोवा किया। एनोवा करने के बाद आपके पास अगर कोई जीनोटाइप है, अगर उसका आपको सिर्फ एडिटिव और डोमिनेंस वेरिएंस जाना है, ठीक है, जैसे कि टोटल वेरिएंस किस किस में डिवाइड कर सकते हैं? टोटल वेरिएंस को हम लोग जो वी पी है, टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस को वी जी प्लस वी ई में डिवाइड करते हैं ना, जीनोटाइप और एनवायरनमेंट की वजह से। तो ये जीनोटाइप को फिर हम लोग डिवाइड करते थे एडिटिव, डोमिनेंस, एपिस्टेसिस। तो ये जो एडिटिव और डोमिनेंस, एपिस्टेसिस का ये इन्फॉर्मेशन, ये चारों जो डिजाइंस हैं, ये टेक्निक है, ये आपको बस ये इतना ही इन्फॉर्मेशन देंगे, यही दोनों का। ये तीसरा एपिस्टेसिस का इन्फॉर्मेशन ये नहीं देगा। तो ये यही कर रहा है कि जो एलिल्स हैं, सॉरी ये जो टेक्निक्स हैं, डायरील, पार्शियल डायरील, लाइन टू टेस्टर, बाइपेंडल मैट्रिक डिजाइन, ये चार टेक्निक्स आपको सिर्फ और सिर्फ एडिटिव एंड डोमिनेंस वेरिएंस को एस्टिमेट करके भी दे देगी और उसके बारे में जानकारी भी दे देगी। ठीक है, चलिए अब ये जो ट्रिपल टेस्ट क्रॉस है, ये एडिटिव एंड डोमिनेंस वेरिएंस के बारे में जानकारी देती है, बट ऑल्सो ये इसके अलावा आपको ये बता देगी कि एपिस्टेसिस प्रेजेंट है कि नहीं है। कहने का मतलब ये जो ऊपर का जो चार्ट टेक्निक है वो आपको सिर्फ और सिर्फ बताएगी कि एडिटिव और डोमिनेंस वेरिएंस इस पर्टिकुलर ट्रेट में क्या है। ठीक है, लेकिन जो ट्रिपल टेस्ट क्रॉस है वो आपको एडिटिव और डोमिनेंस वेरिएंस के साथ साथ आपको ये बता देगी कि एपिस्टेसिस कितना है, लेकिन वो ये नहीं बताएगी, वो ये ट्रिपल टेस्ट क्रॉस एडिटिव और डोमिनेंस वेरिएंस के अलावा आपको ये भी बता देगी कि एपिस्टेसिस प्रेजेंट है या नहीं। वो प्रेजेंस या एब्सेंस के बारे में जानकारी दे देती है ये ट्रिपल टेस्ट क्रॉस, लेकिन वो ये नहीं बता पाती है कि एपिस्टेसिस कितना है, उसका वैल्यू एस्टिमेट नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। इन्फॉर्म अबाउट प्रेजेंस एंड absence of epistasis। ओके, और ये जो तीन टेक्निक हैं ये आपको एडिटिव, डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस, इन तीनों का एस्टिमेट भी कर देती है और आपको बता भी देती है। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि जो टोटल 8 टेक्निक्स हैं उसमें जो फर्स्ट 4 टेक्निक है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एडिटिव और डोमिनेंस वेरिएंस के बारे में जानकारी देती है। जो ट्रिपल टेस्ट क्रॉस है वो एडिटिव और डोमिनेंस के बारे में जानकारी तो देती ही देती है, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दे देती है कि एपिस्टेसिस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बता सकती है कि एपिस्टेसिस कितना, उसका जो वैल्यू है वो कैलकुलेट नहीं कर सकती है। वहीं ये तीन ट्रायलिल, क्वाड्रेलिल और जनरेशन मीन एनालिसिस वो आपको इन तीनों का वैल्यू कैलकुलेट करके दे देती है। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जो तीसरा तरीका है वो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी के माध्यम से भी हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी।
जेनेटिक डाइवर्सिटी present within a population can be studied by using this method। ठीक है, पहला है डी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स। क्या है? डी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स। दूसरा है मेट्रोग्लिफ एनालिसिस। तीसरा है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और चौथा है मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी एनालिसिस। ठीक है, अब देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी और जो हम लोग एनोवा वगैरह करते हैं उसमें अंतर क्या है। जेनेटिक डाइवर्सिटी ना एक ब्रॉड आपको इन्फॉर्मेशन देती है, वो जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जो जीनोटाइप में वेरिएशन दिखता है ना, उसके बारे में जानकारी देती है, यानी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता पाएगी। जैसे आप पीसीए करोगे तो आपको पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के बारे में बता पाएगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ना आपको कैटेगराइज कर देती है। अगर आपके पास 100 जीनोटाइप है तो आपको वो 3, 4, 5, 10 क्लस्टर में आपको वो डिवाइड कर देगी कि ये 10 जीनोटाइप आपस में सिमिलर हैं, ये 5 जीनोटाइप आपस में सिमिलर हैं, ये क्लस्टरिंग कर देती है। ठीक है, तो ये ये मतलब एक तरीके से ऊपर ऊपर स्कैनिंग करना हुआ जेनेटिक डाइवर्सिटी का। लेकिन डीप डाउन आपको समझना है तो आपको फर्दर डिटेल में जो एनोवा वगैरह है, जो बायोमेडिकल टेक्निक्स है, उसका उपयोग करना पड़ता है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके एक टॉपिक को समझना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटीज। ठीक है, क्या है सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी? पहला है रेंज, यही है ना, रेंज। रेंज क्या होता है? आप सब जानते हैं रेंज क्या होता है। रेंज का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड हायर वैल्यू। इन ऑब्जर्वेशन। समझो आपके पास 100 जीनोटाइप्स हैं और 100 जीनोटाइप्स का हाइट है, तो आप क्या करोगे, उसको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे। जो सबसे पहला और सबसे लास्ट वैल्यू होगा उसको माइनस करोगे तो आपके पास रेंज आ जाएगा। कहने का मतलब आपके पास अगर मान लो लेट सपोज ऐसा कोई डाटा पॉइंट है 2, 4, 5, 9, 11, 12। ठीक है, इसका रेंज निकालना है तो 2 - 12 कर दो, यानी 10 रेंज आ गया। ठीक है, तो सिंपल है, आप जानते होगे। चलिए दूसरा क्या है? दूसरा है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। इस दूसरा पढ़ लेते हैं अपन, वेरिएंस। वेरिएंस है दूसरा। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन of all individual observation from mean। अब इस लाइन में ही सारा वेरिएंस कैलकुलेट करने का आपके पास रेसिपी है।
आप इस लाइन को अगर बहुत गौर से समझो, पढ़ो, तो आप उसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो वेरिएंस का। क्या कह रहा है? एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन। कहने का मतलब आपके पास अगर कुछ ऐसा है ऑब्जर्वेशन 2 4 6, लेट सपोज आपके पास ऐसा ऑब्जर्वेशन है, तो सबसे पहले क्या करोगे? इसका मीन निकालोगे। तो 4 6 12, 12 3 4 आया, यानी इसका मीन कितना आया? 4 आया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन, जो जितने भी जो मीन से इसके डेविएशन को निकालो, यानी कि 4 को 2 से माइनस करो तो -2 0 और ये 2। अब इसका कहता है इसको स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 4 0 4। अब इसका कहता है सम करो, तो 4 + 4 8। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो किससे? 1 2 3, 3 - 1। ठीक है, यानी कि 2 से 8/2 यानी कि 4। कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो डेफिनेशन है, वो जो वेरिएंस का फॉर्मूला है उसके डेफिनेशन से आप ड्राइव कर सकते हैं। समझे? मैं आपको एक तरीका समझाया कि कैसे वेरिएंस निकाला जाता है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं एक बार और फिर से स्ट्रक्चर्ड वे में। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इसमें मीन निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे? मीन का हर एक ऑब्जर्वेशन से डेविएशन, मीन माइनस ऑब्जर्वेशन, यही किए थे। अब ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब उसका जो जितने वैल्यू आएंगे उसका सम, यही। और उसके बाद उसको क्या करेंगे? डिवाइड विद n-1। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको 1 से माइनस कर देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर इसका आप लिटरल इसका मतलब आप फॉर्मूला देखो तो वो ऐसा है, समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n-1, ये है वेरिएंस। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n-1। ठीक है, चलिए ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ओके ओके, चलिए अब हम लोग समझते हैं। सॉरी इसको ऐसे करो यार, ये गलत हो गया। यहाँ पे होगा, यार गलत हो गया। ठीक है, ये होगा। चलो, अगर आप बात करो तीसरा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस को ही हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं।
ओके, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, और यही होता है इसका फॉर्मूला भी, कुल मिला के यही होता है। ठीक है, तो आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो आप सबसे पहले वेरिएंस निकालो, और वेरिएंस निकालने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लो, वही स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा आपको। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पे, स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, चलो समझते हैं। ये हमें बताता है, इट टेल अस हाउ मच a sample statistics, सैंपल स्टैटिस्टिक्स क्या है, जैसे कि मीन, सैंपल का मीन, ठीक है, इज लाइकली टू वेरी फ्रॉम ट्रू पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वैल्यू यू कैन से, जो भी स्टैटिस्टिक्स होगा उसका वैल्यू। यहाँ पर अगर स्टैटिस्टिक्स मीन है तो मीन पॉपुलेशन का मीन होगा। ठीक है, अगर इसका लिटरल मतलब ये हमें ये बताता है, ये एक एक्यूरेसी बताता है किसी भी स्टैटिस्टिक्स का, सैंपल के स्टैटिस्टिक्स का ये एक्यूरेसी बताता है। ठीक है, कि उसका पॉपुलेशन मीन से सैंपल का जो मीन है उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो किससे कितना वेरी कर रहा है वही बताता है। इसको इससे लिखो आप, इट इज द मेजर ऑफ, मैं इसका क्यों लिखवा रहा हूँ डेफिनेशन, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड एरर होता क्या है। स्टैंडर्ड एरर मतलब कि मान लो आपके पास कोई सैंपल है, उस सैंपल का कोई आपके पास एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन से आपने एक सैंपल लिया, अब उस सैंपल का जो स्टैटिस्टिक्स है और जो पॉपुलेशन का जो वैल्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द मेजर ऑफ the mean difference between sample estimate of mean and population parameter, that is पॉपुलेशन का पैरामीटर क्या है, म्यू। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, डेट इज इट इज मेजर ऑफ अनकंट्रोल्ड वेरिएशन प्रेजेंट इन सैंपल। ओके, इसका फॉर्मूला आपको जानना हो तो क्या है इसका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू एस अपॉन रूट अंडर एन। सो एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एरर, सॉरी स्टैंडर्ड deviation of what, standard deviation of sample, or n is equal to number of observation of sample। ठीक है, तो आप निकाल लोगे स्टैंडर्ड एरर। चलिए, ये क्या हो गया मेरे भाई, चलो हो जाता है कभी, कोई दिक्कत वाली बात।
अगर मैं ये कह दूं, यहाँ पे लिख दूं ऐसा, इट इज स्टैंडर्ड एरर इज एक्यूरेसी ऑफ सैंपल मीन, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह मैं ये कह दूं स्मॉल एसी का क्या मतलब है, मोर रिलायबल एस्टिमेट। अगर आपके पास एसी का वैल्यू कम आ रहा है तो उसका क्या मतलब है कि आपका जो एस्टिमेट आया है, वो जो सैंपल का जो एस्टिमेट आया है वो आप उस पर रिलाई कर सकते हो, वो सही है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा आ रहा है, लार्ज एसी आ रहा है, लेस रिलायबल एस्टिमेट, ठीक है, उस पर आप, अगर आपके पास स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा आ रहा है तो उसको उस एस्टिमेट पे रिलाई करना थोड़ा कठिन हो सकता है, वो थोड़ा गड़बड़ डाटा भी हो सकता है, मेरे कहने का मतलब ये। चलिए अब नेक्स्ट पैरामीटर मेजर पढ़ते हैं हम लोग वेरिएबिलिटी की, वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप कहोगे कि ये क्या है भाई, सीवी बहुत सुनते हैं, सीवी परसेंटेज इतना, सीवी परसेंटेज उतना, क्या मतलब है इसका। देखो अभी तक हमने जितने भी मेजर पढ़े वेरिएबिलिटी के, वो सब एब्सोल्यूट मेजर्स हैं, ठीक है, उसका अपना यूनिट है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये मेजर जो कोएफिशिएंट ऑफ है ना, वेरिएशन है ना, इट इज नॉट एब्सोल्यूट मेजर और वेरिएबिलिटी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट से। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये कंपेरेबल होता है, इसको कंपेयर कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर, ठीक। CV इज SD। CV क्या है, अगर CV का अगर आपको लिटरल डेफिनेशन समझना है तो CV कुछ नहीं, CV इज SD, स्टैंडर्ड डिवीजन। CV इज स्टैंडर्ड डिवीजन एज परसेंटेज ऑफ मीन। ये मीन मतलब ऐसे कह सकते हो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि जो CV है, CV इज इक्वल टू SD अपॉन मीन का परसेंटेज है, यही होता है ना, SD अपॉन मीन का परसेंटेज है CV। इसका कहने का मतलब ये, ठीक है। आई होप आपको ये सारे मेजर्स अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अगर आप कहोगे, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहूँगा, इन सारे मेजर्स को आप अच्छे से समझ पाओगे उस क्वेश्चन के माध्यम से, कि जब भी आप कोई रिसर्च करते हो तो जो उसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है कि भाई उसका रेंज क्या है डाटा का, CV क्या है, स्टैंडर्ड एरर क्या है, तो वो खैर जब एनालिसिस करते हैं तो R सॉफ्टवेयर में वो निकल के आ जाता है सारा, लेकिन वो कैलकुलेट कैसे होता है, उसको उसका इन्फ्रेंस क्या, उसका मतलब क्या है, वो जानने के लिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। तो एक बेसिक सा डाटा लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, आसान चीज़ें हैं, लेकिन एक बार इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। अपने पास एक क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? The plant height of 30 rice genotype is given below. Work out the biometrical quantities like mean, variance, standard deviation, standard error and coefficient of variation. हमारे पास राइस के 30 वेराइटीज़ के हाइट दे रखे हैं। ठीक है, 10, 20, 30 यहाँ तक, यानी कि वो 1 से लेकर 30 तक के आपको हाइट दे रखे हैं। ठीक है, अब इन हाइट, ये जो डाटा है, इसका उपयोग करके हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले इसका मीन, वेरिएंस, एसडी, एससी, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये पैरामीटर्स हमें एस्टिमेट करने हैं, जो कि आपको रियल रिसर्च में भी आपके पास अगर डाटा होगा तो आपको ये सारे डिटेल्स को एस्टिमेट करने होते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर करता है। आज हम लोग खुद से करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअल में बैकग्राउंड में इसकी मैथमेटिक्स कैसे काम करती है, मैंने थ्योरेटिकली इन सारी चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको मैंने पहले बता दिया है। अब इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं मीन। मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है? मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा भाई? कुछ नहीं, आप क्या करो, इन सारे जो ऑब्जर्वेशन है, जो 30 ऑब्जर्वेशन प्लांट की जो 30 हाइट्स हैं, उसको सम करो। ठीक है, और उस सम को डिवाइड कर दो 30 से। यही होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है मीन का? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन एन। इसी को हम लोग मीन कहते हैं, यही कहते हैं ना, इसी को मीन कहते हैं ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे अपने पास क्या है, 115.9 प्लस 120.8, ऐसे करते करते जो अपने पास लास्ट जो 30th जिसका हाइट है, ये आप प्लस 96.7 करोगे, और इन सारे का सम करने के बाद जो डिवाइड करोगे 30 से, तो जो ये मीन आएगा वो आएगा आपके पास अप्रॉक्स, अगर देखा जाए 3239.9 अपॉन 30 इक्वल टू 108। ठीक है, तो ये आपके पास मीन आएगा 108। तो ये आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। अब वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया था वेरिएंस कैलकुलेट करने का क्या प्रोसीजर है। पहले मीन कैलकुलेट करो, तो मीन हमने कैलकुलेट कर लिया। मीन के बाद सब सारे का डेविएशन लेते हैं। तो वो एक मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, वो क्या फार्मूला था वेरिएंस का? वेरिएंस इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये आप ना यहाँ पे इसको ऐसे रखो, इसको समेशन ऑफ एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स का अपॉन एन। ठीक, वहाँ एक्स बार डाल दिए थे गलती से। एक्स का मतलब ऑब्जर्वेशन है, एक्स बार का मतलब मीन है। तो अब इस फॉर्मूला के माध्यम से अगर हम निकालें अपने डाटा का, अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या करोगे? अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप क्या करो, 11.5 जो है इसका पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, ये ना 115.9 का होल स्क्वायर करोगे, स्क्वायर प्लस 120.8 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 प्लस 96.7
7 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का सारा का सम माइनस अपने पास जो सम आया था ये x का सम, ये x का सम है ना, समेशन x ही है ना, तो समेशन x का क्या है 3239.9, इसका स्क्वायर अपॉन n क्या है 30 डिवाइड बाय 30 माइनस 1। आपको समझ में आ आया? जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर का सम माइनस जो ये x समेशन ऑफ x आया उसका स्क्वायर अपॉन 30 और इस सारे का डिवाइड करेंगे 30 माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 से। ठीक है, तो इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वेरिएंस निकल के आएगा वो आएगा 118.85। ठीक है, तो चलिए अब वेरिएंस निकल गया। वेरिएंस के बाद अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसे निकालोगे। हमने आपको बताया था जो SD होता है रूट अंडर वेरिएंस होता है, यही होता है। तो जो इस केस में SD है, इस केस में जो वेरिएंस सॉरी इस केस में जो वेरिएंस है वो क्या है 118.85 यही है। तो ये निकल के आएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10.9। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया? फोर्थ पैरामीटर क्या है? स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला हमने देखा था? S रूट अंडर n, यही देखा था ना। तो S यहाँ पे क्या है बताओ? S क्या है? S था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमने निकाला है और n क्या था? नंबर ऑफ सैंपल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? ये, और नंबर ऑफ सैंपल क्या है 30। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आएगा अप्रॉक्स 1.99। ठीक है, चलिए तो हमने स्टैंडर्ड एरर भी निकाल लिया। अब निकालते हैं जो लास्ट जो पैरामीटर है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जिसको हम लोग CV भी कहते हैं। तो हमने क्या बताया था आपको? CV निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जो CV होता है वो होता है फॉर्मूला इसका क्या हमने बताया था आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन का परसेंटेज, यही होता है। तो इस केस में क्या होगा? तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? अगर देखा जाए स्टैंडर्ड डेविएशन अपने पास है 10.9 और मीन हमने कितना निकाला था? एग्जैक्टली 10108 इंटू 100। ये कर दो तो आपके पास अप्रॉक्स ये जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 10.09% CV। ठीक है, तो हमने एक डाटा के माध्यम से समझा कि ये जो पांचों पैरामीटर जो हमने पढ़ा उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। ठीक है, देखिए इस लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी पढ़ा है अभी। इसके बाद कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन पढ़ना है, फिर डाइवर्सिटी वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा है कि अगले लेक्चर में हम लोग आगे कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए जितने भी बायोमेट्रिकल टेक्निक्स हैं उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग बायोमेट्रिकल टेक्निक्स हमने आपको लिखा है कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन में वो सिर्फ कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए ही वो काम में